नमस्ते हमारे प्यारे भाई। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम एसएससी कराएगी। दिल्ली पुलिस ड्राइवर का भी पेपर होना है। दिल्ली पुलिस असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, टेलीप्रिंटर ऑपरेटर, टीपीयू का भी पेपर होना है। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का भी पेपर होना है। और एसएससी के जो सवाल है मेरे प्यारे भाई, ये हर एग्जाम में एक तरीके से ही आपको दिखेंगे, एक ही टेस्ट के। देखो कि सेम ही एग्जाम इनको बना रहा है। तो मैं एसएससी के जितने भी पेपर हुए उनके लेटेस्ट सवालों को लेकर बहुत बढ़िया बढ़िया आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, शानदार सॉल्यूशन के साथ। दिल्ली पुलिस के जितने भी पेपर आप दोगे उन सभी के जो है मैं ये मॉक टेस्ट आपकी बहुत हेल्प करेंगे। 2 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं, तीसरा प्रैक्टिस सेट, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि यही सवाल डिजिट चेंज करके आपको दोबारा रिपीट में पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आपको सारे प्रैक्टिस सेट लगाने को, कि जो हम यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट कराते हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहां पर आपको पुराने प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे और मैं इनकी अलग से प्लेलिस्ट बनवा दूंगा एक। शुरू करते बिना किसी टाइम वेस्ट के, दिल्ली पुलिस के लिए 15 जबरदस्त शानदार सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि आप अगर हमारी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पर जाओगे, अब तो 1 रुपए में सारी टेस्ट सीरीज फ्री दे दिए, पर 1 रुपया भी खर्चने की जरूरत नहीं है आपको। यहां पे आपको दिल्ली पुलिस के जितने भी एग्जाम है, हर एग्जाम की कैटेगरी के प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट डाले हुए हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर है, ये देखो प्रीवियस ईयर के 68 टेस्ट, ये हर एक के आगे फ्री लिखा हुआ है, फ्री डाल रखे हैं। लैपटॉप में भी लगा सकते हो, मोबाइल में भी। और यही नहीं रुके, उसके बाद हमने इनको सेक्शनल वाइज करके भी डाला है। अब आपके पेपर में कंप्यूटर का वेटेज बहुत ज्यादा है, तो देखिए कंप्यूटर के सेक्शनल टेस्ट आप लगा सकते हो। और सबसे अच्छी बात, हमने यहां पर कंप्यूटर बूस्टर भी जो है ऐड करवा दिया, कंप्यूटर स्पेशल बूस्टर। कंप्यूटर के जितने भी सवाल हैं प्रीवियस ईयर में पिछले 10 साल के, चैप्टर वाइज करके टेस्ट फॉर्मेट में सब फ्री डलवा दिए। कौन सा आपको पढ़ना है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सवाल देखने प्रीवियस ईयर के, ये रहे बेटा, विद एक्सप्लेनेशन। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में कंप्यूटर का वेटेज बहुत ज्यादा है, कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, बस ये पीवाईक्यू लगा लो एप्लीकेशन से। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब आ जाइए, पहला सवाल। शराब पानी के 60 लीटर घोल में 20% पानी है। पानी की मात्रा 15% करने के लिए घोल में कितने लीटर शराब मिलानी होगी? देखो ये सवाल रेशियो से भी हो जाएगा और बेस्ट तरीका है एलिगेशन से भी हो जाएगा, दोनों रास्ते। हमारे पास शराब पानी का घोल है, तो पानी पे एलिगेशन लगा दो बच्चों। उसमें पानी कितना है? 20% पानी है शराब पानी के घोल में। ठीक है, आप इसमें ऐड करते हो, क्या ऐड करते हो? एल्कोहल। एल्कोहल ऐड करते हो, तो आपने वाटर कितना ऐड किया? 0% ऐड किया। फाइनली जो सॉल्यूशन बना उसमें वाटर का परसेंटेज क्या होगा? 15%। एसी ठीक करो, केशव ज्यादा हो रहा होगा। ठीक है भाई, तो 15 में से 0 घटाओगे कितना आएगा? और 20 में से 15 घटाओगे तो कितना आएगा? 5। तो ये आ गया 5 3 15, 3:1 के अनुपात में स्टूडेंट आपको मिलाना होगा। भाई सॉल्यूशन है कितना आपका? 60 लीटर। 3 की वैल्यू 60 लीटर है, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 20 लीटर। तो आपको 20 लीटर वाटर ऐड करना पड़ेगा। क्या आ गया? ऑप्शन बी करेक्ट। आसान सवाल है। देखो ऐसे ही सवाल तो आएंगे, मैं आपको जबरदस्ती टफ टफ कराने लगूं, उसका कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। चलिए, a value is increased by 30% and then decreased by an unknown percentage to return to the original value, what is the percentage decrease required? इतना आसान सवाल है। किसी मान को 30% बढ़ाया जाता, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। 3/10 माना, जैसे कोई संख्या 10 थी, तो 10 से 3 बढ़ के कितनी होगी? 13। अब ओरिजिनल मान पर वापस लाने के लिए इसे दोबारा घटाया जाता है। हमें 13 से वापस 10 पे आना है, तो कितना डिक्रीज करना पड़ेगा? कितने पर? 13 पर। परसेंटेज में गुणा 100%, 100 से गुणा परसेंटेज का साइन, तो 300/13 आ गया भैया। ठीक है, 13 दूनी 26 और 13 तिया 39, अप्रोक्स 23% के करीब आएगा। कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है। आ जाइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दी है और इसमें क्या बताना है आपको? एक्स का मान बताना है। ठीक है, चलो देखो इस सवाल के ऑप्शन देखो। ऑप्शन क्या है? फ्रैक्शन में। वो रास्ता है कि आप ऑप्शन है एक्स में रख रख के चेक करो, जहां बराबर 2 आ गया वो सही आंसर है। लेकिन ये ऑप्शन फ्रैक्शन में, इसकी वजह से चेक करने में टाइम जाएगा आपका, तो फिर क्या लगा लें?
कंपेंडो डिविडेंडो, कभी भी इस तरह का फॉर्मेट देखिए, सेम चीज है, ऊपर प्लस माइनस, कंपेंडो डिविडेंडो सबसे बढ़िया है। मैं आपको कॉन्सेप्ट भी लिख के बता देता हूं कि भाई अगर ऐसे लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई, ए बटे बी है, अगर x प्लस वाई बट एक्स माइनस वाई ए बटे बी है, और अगर आपको x से y का रेशियो निकालना है ना, समथिंग प्लस समथिंग बटे समथिंग माइनस समथिंग दिया, ए बटे बी, तो x से y का रेशियो क्या आएगा, a प्लस बी बटे ए माइनस बी। ये कंसेप्ट है, ठीक है ना। रूट 3 प्लस एक्स बटे रूट 3 माइनस एक्स, अपॉन में सेम है, बीच में माइनस बराबर क्या है, 2 बटे, तो कंपेंडो डिविडेंडो अगर आप लगाओगे तो यहां से रूट 3 प्लस एक्स बटे रूट 3 माइनस एक्स, इसका रेशियो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 2 प्लस 1 बटे 2 माइनस 1। इतनी सिंपल सी बात है, यानी कि दोनों तरफ से स्क्वायर कर दो, रूट हट जाएगा, तो क्या बचा, 3 प्लस एक्स बटे 3 माइनस एक्स। ये कितना है बच्चों, 3 बटे 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे 9। फिर से कंपेंडो डिविडेंड, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर से कंपेंडो डिविडेंडो लगा लो। ये क्या है, 9 बटा, ये 3 से एक्स का रेशियो कितना आएगा, 9 प्लस 1 बटे 9 माइनस 1, यानी कि 10 बटे 8। तो एक्स की वैल्यू आ गई 24 बटे 10, यानी कि 12 बटे, ये आंसर है। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। आ जाइए, 45 रुपए पर किलोग्राम वाली चीनी के लगभग कितने किलोग्राम को 32 रुपए पर केजी वाली 25 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया जाए, जिससे मिक्सचर को 43.7 रुपए पर किलोग्राम पर बेचकर 15% लाभ प्राप्त किया जा सके। ये अर्थमेटिक के टॉप 10 सवालों में से आता है जो पेपर में आते हैं। हम 2 टाइप के चावल को मिला रहे हैं, प्राइस दिया है रुपये पर केजी, तो प्राइस पे एलिगेशन लगाओगे, सीधा क्वांटिटी मात्रा का रेशियो आ जाएगा। पहली चीनी का प्राइस कितना है, 45 रुपए पर किलो, ठीक है। इसको मिलाते हैं दूसरी चीनी के साथ जिसका प्राइस है 32 रुपए पर किलो। दूसरी चीनी की कितनी मात्रा ले रहे हैं हम, 25 किलोग्राम। दोनों को मिलाया जाता है, मिक्सचर को 43.7 पर केजी में बेचने पर 15% प्रॉफिट होता है। तो मिक्सचर का क्या दिया है, सेलिंग प्राइस, आपको क्या निकालना पड़ेगा, मिक्सचर का सीपी। 43.7 रुपए पर केजी में बेचने पर 15% लाभ हो रहा है, 100% में 15% लाभ हो रहा है, ये 115% की वैल्यू, यहां से 100% के लो निकाल लो, ये आ जाएगा, ठीक है भैया। 23 और ये 23 से कम 23 और 20, 23 निम्मा 207 38 हो जाएगा, यानी कि मिक्सचर का सीपी कितना आ गया, 38 रुपए पर केजी, ये निकालना पड़ेगा। अब आप बताओ दोनों टाइप की चीनी को किस अनुपात में मिला है, 38 माइनस 32 6 और 45 माइनस 38 7। आपसे ये पूछा कि 45 रुपए केजी वाली कितनी चीनी मिलाई गई है ना, फर्स्ट केजी का आपसे क्वांटिटी पूछी। सेकंड वाली 32 रुपए पर केजी वाली चीनी मिलाएगी 7 यूनिट, 7 किलो कितने सवाल में, 7 की वैल्यू 25 किलो है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 25 बटे 7। आपसे क्या पूछा है, 6 की वैल्यू पूछी, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो भी आंसर आएगा 25 से कम आएगा, तो ये आंसर क्या आएगा, लगभग 21 किलो आना चाहिए ना। देखो अगर 7 से काटूंगा तो 7 तिया 21, कितना बचेगा 4, 7 6 42, तो 3.6 का 6 गुना कितना आएगा, 6 तिया 18 और 3.6 यानी कि 21 पॉइंट है, 21 केजी है ना, यहां पे वैसे 22 किलो के करीब ज्यादा है ये, ठीक है बच्चों, लगभग पूछा है। ऑप्शन के हिसाब से अप्रोक्स 21 केजी हो जाएगा। 5वां सवाल, ए और बी ने 12 महीने के लिए 60,000 और 40,000 का इन्वेस्ट किया। ए टेक 10% ऑफ द प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग, भाई बिजनेस में ए को 10% मिलता है क्योंकि वो बिजनेस मैनेज कर रहा है। रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ 90,000 रुपीज इज डिवाइडेड बेस्ड ऑन कैपिटल, बाकी का 90,000 प्रॉफिट कैपिटल के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है। बी का शेयर क्या होगा, कुछ भी नहीं है सवाल में। भाई ए ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, बी ने 40,000, किस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया है, ए और बी ने 3:2 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया है। दोनों ने सेम टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, 12 महीने के लिए। अब 10% हमने ए को दे दिया, तो देखो सवाल में परेशानी हो ना, बचा कितना 90,000, उसी 90,000 प्रॉफिट को ए और बी के बीच में बांटा जाएगा, ठीक भैया। आपसे क्या पूछा है, बी का शेयर पूछा है, तो बी को तो कोई बिजनेस मैनेज करने का पैसा नहीं मिलेगा, बी को तो 90,000 में से मिलेगा। कितना मिलेगा 90,000 का बी को, 2/12,
5, यानी कि कितना आ जाएगा भैया, 5 से 90 18,000, 18 दूनी 36,000 रुपए बी को मिल जाएगा। तो इस सवाल का आंसर ए ऑप्शन। आइए सवाल नंबर 6, ए बुक सेलर परचेज 5 नॉवेल्स एट द मार्क्ड प्राइस ऑफ 4 नॉवेल्स फ्रॉम ए डिस्ट्रीब्यूटर। एक बुक सेलर 5 नॉवल खरीदता है 4 नॉवल के मार्क प्राइस पर एक डिस्ट्रीब्यूटर से। है एक बुक सेलर गया, 4 नॉवल का जो मार्क प्राइस था उस पर उसने क्या किए, 5 नॉवल खरीद लिए। ठीक है, इफ ही देन सेल दीज नॉवेल्स टू कस्टमर ऑफरिंग ए डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन दी मार्क प्राइस, वो मार्क प्राइस पे 5% डिस्काउंट देकर इसको बेचता है। तो आपसे क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज। देखो भैया, बुक सेलर ने 5 नॉवल खरीदे, यानी कि 5 नॉवल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 4 नॉवल के मार्क प्राइस के बराबर है। क्लियर है? तो यहां से एक नॉवल के सीपी और एमपी का रेशियो कितना आ जाएगा, सीपी से एमपी का रेशियो आ जाएगा 5 उधर जाएगा ना, 4 रेशियो। ये क्या आ गया बच्चों, बेसिकली मार्कअप। ये डिस्ट्रीब्यूटर ने नॉवल का मार्क प्राइस रखा हुआ है ना, कॉस्ट प्राइस 4 है तो मार्क प्राइस 5 है। अब जब बुक सेलर ने नॉवल खरीद लिए, फिर वो बेचता है कस्टमर को 5% डिस्काउंट देके। ये बच्चे, तो आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। ये मार्कअप है, मार्कअप का मतलब मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है। उसके बाद डिस्काउंट कितना दिया, 5%, यानी कि 1/20 डिस्काउंट का मतलब 20 का सामान कितने में बेचा, 19 में। इन दोनों की क्या कर दो, सीधी सीधी मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा भैया, 5 चौक 4 चौक 16 रेशियो, यानी कि प्रॉफिट आपका इस अनुपात में होगा। अल्टीमेटली 16 का नॉवल कितने में बिका कस्टमर को, 19 का। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 3/16। 3/16 आप जानते हैं 18.75%। 1/16 क्या होता है, 6.25%, और ये क्या है 3 गुना। तो क्या आ गया बच्चे, 18.75%। है ना, बढ़िया सवाल। इसी तरह के और इसी लेवल के सवाल परीक्षा में आएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 7। आइए बच्चों बनाएं। ए बुक सेलर सेल से नॉवल फॉर ₹Y। एक बुक सेलर नॉवल ₹Y में बेचता है, ठीक है, एंड मेक्स ए लॉस ऑफ 10%। 10% उसे लॉस होता है। टू क्लियर ओल्ड स्टॉक ही डिसाइडेड टू मार्क द नॉवल एट 0.8Y। भाई पुराना माल पड़ा हुआ है, नॉवल बिक नहीं रहे, तो वो डिसाइड करता है कि मार्क प्राइस हम 0.8Y लगा देंगे और कम कर देंगे मार्क प्राइस को। ठीक है, ही अलाउ ए फर्दर डिस्काउंट ऑफ 5% ऑफ मार्क प्राइस, और वो 5% डिस्काउंट और देता है। तो आपसे पूछा है व्हाट विल बी द परसेंटेज लॉस दैट ही विल इनकर ऑन दिस क्लियरेंस सेल, कि भैया उसको इस सेल पर कितना लॉस होगा। इस सक्सेसिव ही तो हो रहा है। पहले क्या होगा, बुक सेलर एक नॉवल खरीद के लाएगा, खरीद के लाने के बाद उसको बेच रहा है 10% घाटे में, है ना, कितने रुपए में, ₹Y में ना, 10% घाटा हुआ। फिर उसने मार्क प्राइस क्या कर दिया, 0.8Y। पहले Y में बेच रहा था, अब क्या कर दिया, 0.8Y। और उसके बाद 5% का डिस्काउंट और दिया। तो ये सक्सेसिव ही भी है। आप इसको रेशियो से भी कर सकते हो और 100 मान के भी कर सकते हो, दोनों रास्ते आपके पास है। 100 मान के बता दूं, जैसे नॉवल का सीपी है 100, तो बेचता है Y में, और Y में बेचने से क्या होता है 10%, यानी कि बेचता कितने में, 90 में बेच रहा है। 100 पे 10% का लॉस होगा, 90 में बेचेगा। अब पुराना स्टॉक बिक नहीं रहा, तो उसने क्या कर दिया, मार्क प्राइस 0.8Y, तो 90 का भी 0.8 गुना हो जाएगा 70, ये मार्क प्राइस लगा दिया। ठीक है भाई। अब वो क्या करता है, कस्टमर को 5% डिस्काउंट और देता है। 72 का 5% कितना होता है, 72 का 10% 7.2, 5% 3.6। तो 72 में से आप लोग क्या करो, 3.6 घटा लो, तो कितना आ जाएगा, ये आपका 68.4 आ गया। 68.4 में बिका, यानी कि 100 रुपए का नॉवल फाइनली बिका कितने में, 68.4 में। तो कितना कम हो गया, 30 और 1.6, यानी कि 31.6 कम में बिका। तो 31.6% उसे ओवरऑल लॉस हो गया। तो आंसर डी ऑप्शन आ गया। ठीक है ना भाई। चलिए, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इंक्रीज बाय 21%,
बाय व्हाट परसेंट डज इट्स वॉल्यूम इंक्रीज? बहुत बढ़िया सवाल है, एकदम इजी क्वेश्चन। किसी भी गोले का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, किसी भी गोले का वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या होता है? 4/3πr³। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो टोटल सरफेस एरिया में 4π कांस्टेंट है। टोटल सरफेस एरिया जो है वो रेडियस की पावर 2 पे डिपेंड करता है, ठीक है। गोले का सरफेस एरिया 21% बढ़ा, भाई सरफेस एरिया हवा में तो बढ़ेगा नहीं, हम उसकी रेडियस बढ़ाएंगे। हमने यहां रेडियस का क्या है? स्क्वायर, यानी कि हमने रेडियस को 2 बार बढ़ाया। रेडियस को 2 बार बढ़ाने पर टोटल सरफेस एरिया कितना बढ़ा? 21%। यानी कि 2 बार सक्सेसिव करने पर रेडियस तो 21% सरफेस एरिया बढ़ा। तो रेडियस अल्टीमेटली कितनी बड़ी होगी फिर? 10%। ये तो डेटा याद है ना, सबको याद होना चाहिए। कंपाउंड टेस्ट में भी पढ़ते हैं, 10 का 2 बार सक्सेसिव क्या आएगा? 21%, है ना। यहां पर रेडियस का 2 बार सक्सेसिव करने पर तो टोटल सरफेस एरिया 21% बढ़ा है। आपसे क्या पूछा? वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा? ये 4/3π कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम क्या आएगा? रेडियस की पावर, वॉल्यूम जो है रेडियस की पावर 3 पर डिपेंड करेगा। अगर रेडियस जिस अनुपात में बदलोगे उसके क्यूब के अनुपात में वॉल्यूम बदलेगा, ठीक है। अगर रेडियस 10% बढ़ी है तो वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा? रेडियस की पावर 3 है, यानी कि 10% का 3 बार सक्सेसिव करेंगे। 10%, 10%, 10%, 3 बार सक्सेसिवली इंक्रीज करेंगे। और पूरी दुनिया को पता है 10 का 3 बार सक्सेसिव क्या आता है? 33.1%। तो इस सवाल का आंसर आ गया सी ऑप्शन। इस सवाल में डेटा इजी था, इसलिए कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और ये जो मैंने आपको लिख के बताया, लिखने तक की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेटा ही आपके दिमाग में ना। 10 सबसे पॉपुलर रेट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। 10, 5 और 20 यही तो आते सबसे ज्यादा पेपर में, ठीक है। सवाल नंबर 9, टाइम एंड वर्क का सवाल है। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 16 दिन में कर सकते हैं। ए 5 दिन, बी 7 दिन काम करने के बाद सी को काम पूरा करने में बाकी 13 दिन लगते हैं। सी को अकेले काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? सवाल को पढ़ के पता लग गया, अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें सी की एफिशिएंसी निकालनी है, ठीक है बच्चों। पहली लाइन पढ़ो, सवाल में क्या है? ए और बी मिलकर 12 दिन में काम कर सकते हैं। दूसरी लाइन है बी और सी मिलकर सेम उसी काम को 16 दिन में करते हैं। तो बच्चों 12 और 16 कैल्शियम क्या आ गया? 48। ये क्या आप गया बच्चों? आपका टोटल वर्क। यहां से एफिशिएंसी कितना आएगी? 12 चौक, और इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी? 16 तिया 48। कोई तकलीफ? चलो, अब ये जो लाइन है खतरनाक लाइन है, और ये सवाल में अगर आप हमसे पढ़े बैच में तो सेम टू सेम, बिल्कुल सेम सवाल, सेम डेटा के साथ मैंने कराया है टाइम एंड वर्क में। आफ्टर ए वर्क्स ऑन इट फॉर 5 days, ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, तो सी बचा काम 13 दिन में पूरा करता है। ये भी तो एक इक्वेशन है। मान लो जैसे ए की एफिशिएंसी ए है, बी की बी है, सी की सी है। तो ए ने 5 दिन काम किया, 5 दिन में ए कितना काम करेगा? 5 है। फिर बी ने 7 दिन काम किया, बी 7 दिन में कितना काम करेगा? 7 बी। और सी ने बचा काम किया 13 दिन में, सी की एफिशिएंसी सी है, 13 दिन में कितना काम करेगा? तो इन सब ने मिलकर टोटल काम कितना किया? टोटल वर्क तो 48 यूनिट है, ये 48 आ गया। तो ये एक इक्वेशन बन गई। यहां से मुझे ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। देखो ये यहां से a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 4। b प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। भाई मुझे क्या पता है? मुझे a प्लस बी की वैल्यू पता है 4, मुझे b प्लस सी की वैल्यू पता है 3। तो अपन को सी की निकालना है। तो एक इक्वेशन ये है, एक ये है और एक ये। यहां से सॉल्व करके सी निकालना है। बताओ बच्चों कैसे निकालोगे आप? देखो यहां a प्लस बी दिया है, यानी कि a प्लस बी आसानी से निकलेगा। ये क्या? 5a प्लस 7b। तो आप इसको ऐसे लिख लो, 5a प्लस
7b को ब्रेक कर लो, 5b प्लस 2b। कोई दिक्कत है क्या? 7 को मैंने 5b प्लस 2b लिख, क्यों? क्योंकि 5a प्लस 5b आसानी से निकल जाएगा। मुझे क्या पता है b प्लस सी कितना है? 3। b प्लस सी पता है, ये क्या है? 2b। तो 13c है, 13c को आप ऐसे नहीं लिख सकते, 2c प्लस 11c। बताओ बच्चों, ये बेस्ट तरीका है, आपको यहां पे कोई इलिमिनेशन नहीं करना पड़ा, ठीक है ना। अब आप खुद सोचो बच्चों, यहां पर a प्लस बी कितना है? 4। तो 5a प्लस 5b, 5 गुना हो गया, 4 पंजे 20। b प्लस सी कितना है? 3। तो 2b प्लस 2c कितना हो गया? प्लस 11c बराबर 40। तो 20 6 26 उधर जाएगा, तो 11c बराबर 48 माइनस 26। तो c की वैल्यू, यहां से c की एफिशिएंसी बच्चों कितनी आ गई? और c की एफिशिएंसी आ गई तो कुछ भी कर सकते हैं। c की 2 आ गई है, b प्लस सी 3 है तो b की 1 आ जाएगी, b की 1 आ जाएगी, a प्लस बी 4 है तो a की 3 हो जाएगी। सबकी आ गई ना, कुछ भी निकाल लो। ये अकेला काम कितने दिन में करेगा? टोटल काम है 48। सी ये काम करेगा 2 एफिशिएंसी के साथ, कितने दिन लगेंगे काम पूरा करने में सी को? 24 दिन। पहला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो अच्छा सवाल है, आना चाहिए। सवाल नंबर है 10, बताओ भाई। अंडर रूट 11 माइनस 2 रूट 30 माइनस 1/√11 माइनस 2 रूट 30। देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, अंडर रूट 11 माइनस 2 रूट 30 से तभी सॉल्व होगा जब ये वाली संख्या रूट के अंदर वाली परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। 30 का मतलब क्या होता है? 6 पंजे 30, यानी कि रूट 6 गुणा रूट 5। ये अंदर वाली जो संख्या है, ये या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनती है, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab पे आपको ध्यान देना है, दो तो है ही। ये क्या है? रूट 6, और ये क्या है? रूट 6 का वर्ग प्लस रूट 5 का वर्ग। क्या ये रूट 6 का वर्ग प्लस रूट 5 का वर्ग नहीं है? 6 5 11। तो रूट 6 का वर्ग प्लस रूट 5 का वर्ग माइनस 2 गुणा रूट 6 गुणा रूट 5, ये तो a माइनस बी का स्क्वायर बन गया। यानी कि अंडर रूट क्या आ जाएगा बच्चों? रूट ए माइनस रूट बी, रूट 6 बड़ा है ना, तो रूट 6 माइनस रूट 5। तो 11 माइनस 2 रूट 30 का अंडर रूट आ गया रूट 6 माइनस रूट 5, और माइनस 1/√6 माइनस रूट 5। आप क्या करो बच्चों, इसका रेशनलाइजेशन, ऊपर नीचे क्या करेंगे? रूट 6 प्लस रूट 5 से गुणा, रूट 6 प्लस रूट 5 से ऊपर गुणा करेंगे, लेकिन नीचे रूट 6 माइनस रूट 5 गुणा रूट 6 प्लस रूट 5 क्या बन जाएगा? 1। रेशनलाइजेशन जानते हैं ना आप लोग, रूट 6 प्लस रूट 5 की नीचे भी और ऊपर भी गुणा हो जाएगी। नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 6 का स्क्वायर 6 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5, 1 हो जाएगा ना। ऊपर क्या बचा? रूट 6 प्लस रूट 5 बचा। कोई तकलीफ नहीं है भैया, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये अपन को करना है, देखिए रूट 6 से माइनस रूट 6 कट जाएगा, माइनस रूट 5 माइनस रूट 5, क्या आ गया आंसर? माइनस का माइनस 2√5 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर। आइए 11वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याओं के लिए कौन सा कथन सत्य है? पहले होल नंबर या पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट, यानी कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, जो निगेटिव नहीं है। क्या सर दे इंक्लूड फ्रैक्शन? नहीं बेटा, फ्रैक्शन इंक्लूड नहीं, इंटीजर होते हैं। दे इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स? बिल्कुल नहीं। दे इंक्लूड जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, बात सही है, सी ऑप्शन। होल नंबर्स में जीरो भी आता है और फिर पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, धनात्मक पूर्णांक आते हैं, ठीक है बच्चों। चले, ऐसे नंबर सिस्टम में थ्योरी वाले सवाल बहुत आ रहे हैं एसएससी में, पहले नहीं आ रहे थे, बीच में बिल्कुल खत्म थे। करो, इवेल्युएट करना है, ठीक है भाई। सवाल देखो, 0.05 क्यूब प्लस 0.01 क्यूब बटे 0.25 का क्यूब प्लस 0.01
5 का क्यूब। ठीक है भाई। देखो स्टूडेंट, अगर आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ये तो फिर भी हल्का है, आसानी से सॉल्व भी हो सकता है डेसिमल वगैरह हटा के। ठीक है, ये तो बहुत टाइम ले जाएगा जी आपका, सॉल्व करो डिवाइड करो, है ना। ये ऑब्जर्वेशन वाले सवाल है, यहां पे हर टर्म की पावर क्या है 3। देखो हो क्या रहा है, रेशियो क्या बनना है, ये 0.25 से 0.05 क्या है बेटा, 0.25 से 0.05 क्या है, सोचो जरा। देखो आंसर क्या है डेसिमल में, 0.25 का दुगुना अगर मैं करूंगा तो क्या आएगा 0.5, लेकिन ये क्या है 0.05, यानी कि 0.2 गुना है। बोलो, आई बात समझ में। 0.25 का डबल क्या आएगा 0.50, लेकिन ये क्या है 0.0, तो ये 0.2 टाइम्स है ना। आप डेसिमल भी हटा के देख सकते हो कि डेसिमल हटा लेंगे तो 25 से 5 हो गया मेरे प्यारे, 25 का 0.2 गुना हो गया। ये देखो 0.05 का दुगुना आएगा 0.1, लेकिन ये क्या है 0.0, यानी कि कितना हो रहा है 0.2 गुना, ये भी 0.2 टाइम्स हो रहा है, ये भी 0.2 टाइम्स हो रहा है, यानी कि ऊपर वाला जो संख्या है वो नीचे वाले का 0.2 टाइम्स हो रहा है। हर एक का क्या है आंसर, क्या आएगा 0.2 का डायरेक्ट, यानी कि 0.00, ये है आंसर। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर। आइए सवाल नंबर, द एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 70। 13 संख्याओं का एवरेज 70 है। फर्स्ट 5 नंबर का 60 है, नेक्स्ट 5 नंबर का एवरेज जो है वो पहले 5 नंबर से 25% ज्यादा है। 11th नंबर 13 नंबर से 6 कम है, और 12वां नंबर 13th नंबर से 4 ज्यादा है। तो पूछा 11वीं और 12वीं संख्या का औसत क्या है। ओके, बेहतरीन सवाल है भाई ये। ठीक है जी, चलो यहां लिख रहा हूं मैं स्टूडेंट नंबर्स। तो 13 संख्याएं हैं, 13 संख्याओं का एवरेज कितना है 70, टोटल 13 संख्याओं का एवरेज 70 है। उनमें से जो हमारी पहली 5 संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना है 60, और जो नेक्स्ट 5 हैं उनका एवरेज पहली 5 संख्याओं से 25% ज्यादा। तो 60 का 25% कितना होता है 15, तो 60 से 15 ज्यादा, यानी कि इनका एवरेज कितना आ जाएगा 75। तो 13 संख्याओं में से पहली 5 अगली 5, यानी कि 10 संख्याओं का एवरेज पता है, तो बची कौन सी फिर 11वीं 12वीं 13वीं, यही बची ना। 11th 12th और 13th नंबर, इनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, यानी कि इन संख्याओं की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लेकिन इनमें ना रिलेशन दिया है, क्या रिलेशन दिया है कि 11वीं संख्या 13वीं से 6 कम है और 12वीं संख्या 13वीं से 4 ज्यादा है। सब 13वीं पर अटका दिया, लेकिन 13वीं संख्या अगर x है तो 11वीं 13वीं से 6 कम है। 11वीं संख्या कितनी है x माइनस 6, 12वीं संख्या 13वीं से 4 ज्यादा है, यानी कि 13वीं x है तो 12वीं कितनी x प्लस 4, ये आ गया। यहां तक कोई डाउट, कोई तकलीफ इसमें। क्या आप मुझे 11वीं 12वीं और 13वीं संख्याओं का योग बता सकते हो क्या आएगा, क्योंकि ये योग निकाल लिया आपने तो सवाल हो गया, डन है। आप खुद सोचो बच्चा, टोटल कितनी संख्याएं 13, 13 संख्याओं का एवरेज 70 है, तो मैंने मान लिया कि हर संख्या 70 है। 11वीं भी 70 होनी चाहिए, 12वीं भी 70 होनी चाहिए, 13वीं भी 70 होनी चाहिए। तो इन तीनों संख्याओं का योग कितना आएगा 3 गुणा 70, लेकिन ये सही थोड़ना है। ठीक है जी, 13 संख्याओं का एवरेज 70 है, जिसमें से पहली 5 संख्याओं का एवरेज कितना है 60, यानी कि 70 से 60 कितना कम है 10। 5 संख्याओं का एवरेज कितना कम है भैया, 5 संख्याओं का एवरेज 10 कम है। 13 संख्याओं का एवरेज मैंने 70 माना, अगली 5 संख्याओं का कितना है 75, कितना ज्यादा है 5, तो अगली 5 संख्याओं का एवरेज 5 ज्यादा है। ठीक है ना, तो कितना गया माइनस का, ये क्या आया है एवरेज से कंपेयर करने पर डेविएशन। और जब हम एवरेज से कंपेयर कर रहे हैं 13 संख्याओं के एवरेज 70 से कंपेयर कर रहे हैं, तो नेट डेविएशन क्या होना चाहिए 0, नेट डेविएशन 0 बनना चाहिए कि नहीं। एवरेज से कंपेयर करें तो नेट डेविएशन शुड बी 0। तो ये -25 आ रहा है
13 संख्याओं के एवरेज से जब मैंने इनको कंपेयर किया तो यहां क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस का 25, ये इनका योग आ गया एक्चुअल, एक्स 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 और -2 और ये कितना आ गया भाई 210 और 25 यानी कि तो 3x बराबर क्या आ गया 200, कट भी पाएगा ये 3 7 21 2 3 हम 79 आ गया। हालांकि यहां डेटा इतना इजी है कि आप नॉर्मल भी कर सकते थे, मुश्किल नहीं है ये वाला डेटा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी कभी काफी डेसिमल में आ जाता, मुश्किल आ जाता, तो यही मेथड काम आएगा, इसलिए मैंने सिखा दिया। x 79 पूछा क्या है 11वीं 12वीं संख्या, 11वीं, अच्छा ये बताओ ना, ये 11वीं है, ये इनका एवरेज, इनका एवरेज निकालना है। एवरेज कैसा आएगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, जोड़ेंगे x + x 2x का आधा x, -6 + 4 -2 का आधा माइनस, तो x 79 है, 79 - 1 इसका ए ऑप्शन। ठीक भैया, बहुत से बच्चे हो सकता है और जल्दी कर लेंगे यहां पे डायरेक्ट कैलकुलेशन करके, पर वो हर सवाल में कामयाब नहीं है, इसलिए मैंने आपको डेविएशन मेथड समझाया। ठीक है, सवाल नंबर 14, फ्रॉम ए 64 लीटर कंटेनर ऑफ प्योर स्पिरिट 8 लीटर आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस बाई वाटर। देखो हमारे पास जो है 64 लीटर के कंटेनर है जो प्योर स्पिरिट से भरा हुआ है। ठीक है सर, स्पिरिट सिरका तो होता है, अब उसमें से हम 8 लीटर निकालते हैं और उसकी जगह पानी मिला देते हैं। इस प्रक्रिया को टोटल 3 बार किया जाता है। ठीक है, दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड टोटल ऑफ 3 टाइम्स। तो फाइनल क्वांटिटी क्या होगी स्पिरिट की, रिमेनिंग स्पिरिट की क्वांटिटी क्या होगी कंटेनर में। हमारे पास इनिशियली कंटेनर में कितना स्पिरिट है 64 लीटर, आप हर बार क्या करते हो 64 में से 8 लीटर स्पिरिट निकालते हो, उसकी जगह पानी मिला देते हो, तो आपने कितना निकाला 1/8, आप हर बार 1/8 स्पिरिट कम करते जा रहे हो। ठीक है ना, तो 64 लीटर में से 1/8 निकालोगे तो बचेगा कितना 7/8, और ये आपने टोटल प्रोसेस कितनी बार किया 3 बार। तो आफ्टर 3 प्रोसेस बर्तन में या कंटेनर में जो स्पिरिट की बची हुई मात्रा यही होगी, मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना भाई। तो 64 लीटर ये 343 बटे 8 का क्यूब, 8 का क्यूब यानी कि 500, और आपको पता है सीधा सीधा 8 बार कट जाएगा, तो 343 को 8 से भाग देना, ऑप्शन काफी दूर है, 8 चौक 32 और 2 3 8 तिया यानी कि 43 लीटर से हल्का सा कम आएगा, 8 चौक 32 और 23 बच गया ना, 8 तिया 43 से हल्का सा कम यानी कि। ठीक है, मजा आया। चलिए आखिरी सवाल भी निपटा दें टेस्ट का, खुशी खुशी बताओ बल को क्या आंसर है। एक आदमी ने कुल 2200 रुपए की राशि को साधारण ब्याज की 3 स्कीम में 4 5 10% दर पर 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया। 1 साल के एंड में तीनों स्कीम से सेम सिंपल इंटरेस्ट मिला। एट द एंड ऑफ 1 ईयर ही गॉट सेम इंटरेस्ट फ्रॉम ऑल 3 स्कीम। व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 5%। देखो हम गरीब आदमी हैं, 2-2.5 हजार रुपए कमा पाते हैं, नुकसान ना हो जाए इसलिए 3 अलग अलग स्कीम में थोड़ा थोड़ा पैसा लगा देते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे। पहली स्कीम 4% ब्याज दे रही है, दूसरी 5%, तीसरी 10%। 1 साल के बाद तीनों से सेम ब्याज मिला है। ठीक है बच्चों, आप बताओ सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। हमने 2200 रुपए को 3 स्कीम में लगाया और तीनों स्कीमों में सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, 1 साल यानी कि टाइम सेम है। तो सिंपल इंटरेस्ट फिर डिपेंड किस पे करेगा आपका, प्रिंसिपल गुणा, अब आप बताओ तीनों ही स्कीमों से आपको क्या मिला है, सेम सिंपल इंटरेस्ट, सेम साधारण ब्याज मिला है। जानते नहीं क्या, दो संख्याओं की गुणा अगर सेम है तो दोनों उल्टे अनुपात में होगी, यानी कि आपका प्रिंसिपल जो होगा प्यारे बच्चों वो रेट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो पहली दूसरी तीसरी स्कीम में ब्याज की दर 4 5 10% है, तो इन तीनों स्कीमों में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया यानी कि प्रिंसिपल का रेशियो क्या होगा 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/4 5 10 का एलसीएम
20, 20 से मल्टीप्लाई, तो 4 पंजे 20, 5 चौक 20 और 10 दूनी, ये आ गया। ठीक बच्चों, तो टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया तीनों स्कीम में मिला के? 5 4 9 2, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग कितना पैसा इन्वेस्ट किया? तो 11 की वैल्यू 2200 रुपए, यानी कि 200 गुना। ठीक है बच्चों, तो पूछा 5% ब्याज दर पर योजना में कितनी राशि निवेश की? 5% यानी कि दूसरी स्कीम में, है ना, दूसरी स्कीम में कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 4 की वैल्यू भी 200 गुना, यानी कि 2200 में से 800 रुपए सेकंड स्कीम में लगाया गया 5% ब्याज की दर पर। सवाल एंड होता है। इस तरह का कोई भी सवाल ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये शानदार शानदार सवाल थे। ठीक है भाई साहब, है कि नहीं? इजी इजी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के। इन 15 सवालों में से आपने कितने सवाल करे खुद से? मेरे करने से पहले वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा आपको ये मॉक टेस्ट। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यही लेवल एसएससी में दिल्ली पुलिस का रहने वाला। आप ये लगाते रहिए। ऐसा नहीं है कि यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले, किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करने वाले, इवन रेलवे की तैयारी करने वाले भी हमारा ये प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। पुराने प्रैक्टिस सेट जरूर देखो जो इसी चैनल पे डले हुए हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसे लगे आपको सवाल और उनका फास्ट फास्ट सॉल्यूशन। धन्यवाद मेरे प्यारे भाई, मिलेंगे कल